दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कहानी है 23 मई 2014 की। भारत में महाराष्ट्र नाम का प्रदेश और उसका एक ज़िला नागपुर। नागपुर में एक तहसील पड़ती है मोदा और उसका गांव पड़ता है नवरगांव। उस गांव में विवेक और सविता दो पति पत्नी रहते थे। तो ये विवेक क्या है अपनी पत्नी पे शक किया करता था। तो शक के चक्कर में जब बार बार उसको टॉर्चर करता था शक के भाई तुम्हारे दूसरे लोगों से संबंध है, तुम्हारा ये है वो है, तुम गलत चाल चलन की हो, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। तो परेशान होकर जनवरी 2014 में वो अपने गांव चली जाती है। करीबन 5 महीने बाद 23 मई 2014 को ये वापस आती है। जब वापस आती है तो ये घर पे मिलता नहीं है जो विवेक है। जब सविता वापस आती है तो वो क्या है, उसके दरअसल दो बच्चे थे। एक लड़का था उस पे 1.5 साल का और एक बच्ची थी 6 महीने की। तो वो उसको चारपाई पे बैठ के दूध पिला रही थी। तो ये विवेक कहीं से शाम को जब आता है तो आते ही जब उसको देखता है सविता को कि ये दूध पिला रही है, तो आते ही बोलता है कि आ गई तुम अपने काम से, इन 5 महीनों में तुमने कितने यार बनाए हैं। जब ये बात करने लगता है तो सविता को एकदम गुस्सा आ जाता है कि भाई 5 महीने बाद आए हैं, अपने बच्चों का हालचाल पूछने का बजाय ये आदमी वापस से मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है। जब तो वो कुछ और बोलता है तो सविता भी कुछ उससे बोलने लग जाती है। बात विवाद में बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो विवेक होता है इसके सिर पे खून सवार होता है और ये वही चारपाई को एकदम उठा के पटक देता है और उसका जो पाया निकलता है उससे सविता के सिर पे पाए के बार पे बार करता हुआ चला जाता है जब तक कि वो उसकी जान नहीं निकल जाती है। मरने के बावजूद भी उसमें वो 5-6 लातें उसके सीने पे मारता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो ये तो बात होती समाप्त यहाँ पे। अब उसके बाद ये क्या करता है, वो लाश को जो भी है मतलब वहाँ से लाश को भी गायब कर देता है और ख़ुद भी गायब हो जाता है। बच्चे वहाँ पे अकेले थे। 24 घंटे का लगभग वक्त निकल जाता है। बच्चे बड़े परेशान थे घर में। दूसरे दिन उसका जो बहनोई है कमलाकर और उसकी बहनें अर्चना, वो दोनों अपने मतलब वो अपने ससुराल आता है उसको अपनी पत्नी को लेके। और जब घर पे आता है तो देखता है कि भाई बच्चे अकेले हैं और न तो उसकी माँ का अता पता है और न उसके बाप का अता पता है। तो कमलाकर क्या है ना कि वो जो सविता थी जिसको उसने मारा था विवेक ने, सविता की माँ को गीताबाई को फ़ोन करता है। गीताबाई को सूचना देता है और ये बात है 25 मई की। 25 मई को उसको सूचना देता है कि भाई वो पता नहीं सविता कहाँ चली गई है, कुछ अता पता है नहीं, ना विवेक का अता पता है, थोड़ा देखिए क्या है क्या नहीं है। तो उसकी जो गीताबाई जो माँ है वो परेशान होके उसका गुमशुदगी दर्ज कराती है थाने में। और थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद में फिर पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम होता है धनराज सिरखड़े, महाराष्ट्र का ही आदमी था, उसी गांव का था, नवर गांव का। तो वो क्या है, सुबह सुबह 5 बजे अपने खेत में शौच करने के लिए जाता है। तो उसके खेत में धान की फसल थी, वो धान निकल गया था तो उसका जो तूरा इकट्ठा हो जाता है, उसका ढेर लगा पड़ा था। तो वो देखता है कि वो जल गया है। अब उसने तो आग नहीं लगाई थी, तो वो देखा भाई ये आग किसने लगाई। जब वो पास जाके टॉर्च लगा के देखता है तो उसमें से कुछ चीज़ चमक रही थी। तो फिर और पास जाके देखता है तो उसको वहाँ पे एक जला हुआ कंकाल मिलता है। जब कंकाल मिलता है तो एकदम वो घबरा जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो चीखने चिल्लाने के बाद में फिर ये बंदा गांव वालों को खबर करता है, गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस वहाँ आती है। तो पुलिस उसमें से उसको लाश को निकालती है। तो उसके शरीर पे जो भी है सोने चांदी के आभूषण थे, मंगलसूत्र था, वो उसके गले में पड़ा हुआ था कंकाल के में। तो देख के लग रहा था ये किसी महिला का कंकाल है। जब पुलिस क्या करती है कि वहाँ पे ये 30 मई का केस है दरअसल, और 25 मई को 5 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी किसी महिला की, सविता नाम की। तो पुलिस उन जो भी आभूषण थे और जो कपड़े का अवशेष बचा था उसको लेके, जो उसकी सास है सविता की, उससे क्रॉस वेरीफाई करती है कि भाई ये तुम्हारी बहू के तो नहीं है ये जो सामान है। लेकिन वो जो है पूरी तरह से मना कर देती है कि ये मेरी बहू के नहीं है। तो उसके बाद में फिर पुलिस जो उसकी माँ थी गीताबाई, जिसने वो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसको
गीताबाई को खबर करती है। गीताबाई आती है, जब गीताबाई ये सब सामान देखती है तो वो धाड़ मार मार के रोने लग जाती है कि ये सामान तो मेरी बेटी का ही है। फिर उसके बाद जब विवेक गायब था तो उसके जो साला था संतोष, उसने एफआईआर दर्ज कराई बाकायदा विवेक के नाम से, क्योंकि विवेक ही गायब था। तो विवेक गायब था तो फिर उसके बाद पुलिस की 4-5 टीमें लगाई जाती हैं। विवेक को 2 से 3 दिन बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसके ऊपर मतलब ये था 11 जून को, दरअसल 11 जून 2014 को उसको करीबन 11 दिन बाद विवेक को अरेस्ट किया जाता है। केस चलता है। केस चलने के बाद में 30 नवंबर 2015 को उसको विवेक को आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है। दरअसल ये केस एक ऐसा था कि अभी एक हत्या हुई थी, लेकिन ये हत्या के बाद में उस केस में ही, उस केस के संदर्भ में ही 5 हत्याएं और होती हैं। तो ये हत्याएं टोटल होती हैं 6। दरअसल उसको आजीवन कारावास मिलता है और उसको 1 साल 21 दिन जब हो जाते हैं, उसका जो जीजा है कमलाकर, वो उससे जेल में मिलने जाता है। जब जेल में मिलने जाता है तो वो अपने जीजा के सामने बड़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है कि भाई जीजा कैसे भी कुछ भी करो, मेरे को यहाँ से निकालो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ और मेरे को कैसे भी किसी भी तरीके से आप निकाल दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँगा, मैं सज़ा नहीं काट पाऊँगा। उसका जीजा उसको सांत्वना देता है कि भाई ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो जीजा है, दरअसल ये जो फैसला था ये सेशन कोर्ट का था। जीजा जो है उसको बढ़िया वकील करता है, सही तरह से पैरवी करता है और आखिरकार जो के उधर से जो गवाह हैं उनको कुछ पैसे वैसे दे के वो गवाह पलट जाते हैं। जब केस कमज़ोर पड़ जाता है तो वो फैसला उसके पक्ष में आता है, विवेक के में, और विवेक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद वो 1 साल तक विवेक ऐसे इधर उधर घूमता रहता है। तो एक दिन क्या है, 10 जून 2018 को विवेक अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है, यानी कि कर्माकर के गांव पहुंचता है। वहाँ उसके घर पे पहुंचता है, बेल बजाता है, लेकिन कोई आवाज़ आती नहीं है। बरसात भी पड़ रही थी, वो बड़ा परेशान था। तो पड़ोसियों से पूछता है कि भाई वो कहाँ पे हैं, कुछ कोई खोल नहीं रहा है गेट, कोई भी तो कुछ अता पता है नहीं। तो पड़ोसी उसको कॉल लगाते उसके जीजा को, तो वो घर के अंदर ही था। तो वो लोग गेट खोलते, उन्होंने कहा भाई बच्चे जोर जोर से टीवी चला रखे थे तो इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दी, आओ। वो उसको लेके चले जाते हैं, मान मनोहार करते हैं और घर जाने के बाद में उसको मतलब खाना भी खिलाते हैं। उसके बाद वो रात को सब लोग सो जाते हैं। रात को करीबन 1:30 बजे विवेक की आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद में वो जगता है। फिर उसके बाद वो धीरे से गेट खोल के बाहर निकलता है। अपनी गाड़ी में उसकी में एक लोहे की रोड रखी थी, उसको लेके आता है। उस लोहे के रोड को लेकर अंदर जाता है, गेट वापस से बंद करता है। और उसके बाद उसका जो जीजा, जो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के सोया हुआ था आराम से रात में, उसके सिर पे एकदम ज़ोर से वार करता है। और वो कम से कम 5-6 बार करता है और उसको कुछ मतलब आवाज़ करने का, चीखने का मौका तक नहीं देता। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, वहीं पास में उसकी बहन सोई हुई थी। तो वो जब उसको मारता है तो उसको खून के छींटे उसके मुंह पे गिर जाते हैं। तो इसकी एकदम उसकी बहन जाग जाती है। जब वो देखता है कि बहन तो जाग गई, तो वो अपनी बहन के ऊपर भी एकदम ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। 5 से 6 बार में उसकी बहन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसकी भांजी है वेदांती, 14 साल की, वो वेदांती जाग जाती है। तो वेदांती उससे कहती है कि मेरे माँ बाप को क्यों मारा तुमने, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो वो डर जाता है कि कहीं ये किसी और से ना बोल दे। तो वो 4-5 बार रोड़ के वेदांती पे भी कर देता है और वेदांती भी वहीं ढेर हो जाती है। जब वहाँ आवाज़ हो रही थी, जब वेदांती कुछ कह रही थी, तो उसकी जो दादी थी 72 साल की, सास जो उसकी थी उसकी अर्चना की, तो वो भी जाग के बाहर चली आती। वो देखती है कि उसने तो मेरे बेटे बहू को और नातिन को सबको मार दिया। तो वो चिल्लाने लग जाती है। जब वो चिल्लाती है तो वो उस पर भी जो मीराबाई जो सास थी उसकी, उस पर भी हमला कर देता है और उस पर भी 5-6 बार से उसको भी बिल्कुल निढाल कर देता है। तो अभी तक क्या 4 कत्ल तो हो चुके। फिर उसके बाद वो अंदर पहुंचता है। अंदर के कमरे में उसकी एक भांजी कात्यायनी, उसका बेटा गनू उर्फ कृष्णा और मित्यानी उसकी बेटी, ये सोए हुए थे। तीनों चिपक के सोए थे, तीनों बच्चे।
तो वो जाके क्या करता है कि सबसे पहले अपनी भांजी पे, कात्यायनी पे वार करता है, लेकिन वो गलती से वो जो सरिया है वो लग जाती है गनू के, जो उसका बेटा था। जैसे ही उसके बेटे को वो रॉड लगती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो उसके बाद में वो एकदम घबरा जाता है, और जब वो जोर से रोने लगती है, कात्यायनी और भी बच्चे, मित्यानी, गरु, ये सब जग जाते हैं, वो हल्ला मचाने लग जाते हैं। तो वे एकदम वहाँ से भाग जाता है। बाइक वहीं खड़ी रह गई, वो बाइक लेके नहीं भाग पाया, क्योंकि वहाँ बाहर से गेट बंद था। तो वो लांग के चला जाता है। जब बाहर हल्ला मचता है, बाहर से पड़ोसी आते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, तो देखते हैं कि भाई ये तो पूरा घर को नष्ट कर दिया, इसने ख़त्म कर दिया। पुलिस की 7 से 8 टीमें बनाई जाती हैं। तो वो गायब था। दरअसल उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा था, पुलिस पीछे पड़ी थी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो फ़ोन सर्विलांस पे था, तो पुलिस को पता पड़ता है कि ये फ़ोन का लोकेशन लुधियाना, पंजाब में बोल रहा है। तो पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन जहाँ पहुँचती है वो एक दुकान थी मोबाइल की। जब वो उससे पूछते हैं पुलिस वाले, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मोबाइल मैंने 700 रुपये में ख़रीदा है, और इसका जो मालिक है वो पास में ही एक मकान में रहता है जिस पैसे मैंने ये ख़रीदा है। पुलिस वहाँ जाती है, उस मकान की घेराबंदी कर लेती है, और आखिरकार उसको 19 जून 2018 को लुधियाना में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद में 18 सितंबर 2018 को उसकी चार्जशीट दाखिल की जाती है। जब चार्जशीट दाखिल की जाती है तो वो जब केस चलता है, तो सेशन कोर्ट उसको 4 साल 6 महीने जो केस चलता है, तो 18 दिसंबर 2023 को सेशन कोर्ट उसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाता है कि जब तक प्राण निकले तब तक इसको लटकाए रखना है, हैंग टिल डेथ। ये एक वर्ड होता है जस्टिस की भाषा में, तो वो उसी को कर देते हैं और उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिल जाती है। उसके बाद में वो अपील करता हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट भी उसको फैसले को सेशन कोर्ट के को बरकरार रखता है। और पुराना भी उसका इतिहास था कि उसने पत्नी की हत्या की थी। तो कोर्ट का ये तर्क था कि अगर ऐसे आदमी को खुले समाज में छोड़ दिया जाए तो ये और हत्याएँ करेगा, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो ये इसको 18 दिसंबर 2023 को सज़ा मिल जाती है, लेकिन अभी भी वो बहुत सारी तकड़मों में लगा हुआ कोशिश कर रहा है, क्योंकि कानून में बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अभी वो फ़िलहाल पुणे की यरबदा जेल में है, और उसका केस चल रहा है। लेकिन वहाँ भी उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी कई सारी शिकायतें दूसरे साथी कैदियों के साथ में मारपीट करने के लिए आई हैं। तो आगे भी लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये था कि विश्वास किस पे किया जाए। ये था रिश्तों पे से विश्वास उठने वाली कहानी, कि आदमी रिश्ते पे विश्वास करे ना करे, एक पत्नी अपने पति पे विश्वास करे ना करे। ये एक कहानी थी कि रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं तो घर बर्बाद हो जाता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, आपको क्राइम से सचेत करना था कि क्राइम कितनी भी सफाई से किया जाए। एक क्राइम को छुपाने के लिए दूसरा क्राइम कोई करता है। और दूसरी चीज़, जब पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर जो पैसा खर्च हुआ था केस लड़ने में, तो मेरा जीजा उसको मांग रहा था और मैं दे नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत लाखों रुपए मेरे ऊपर बता दिए थे, और बार बार वो पैसों के लिए दबाव डाल रहा था। और मेरे जो बच्चे वहाँ रह रहे थे उनके भी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से वो खर्चा मांग रहा था। तो जब मैं देने में असमर्थ हो गया तो मैंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन अगर ऐसा था तो वो कानून का सहारा ले सकता था, अगर वो गलत अनुचित अगर उसका जीजा मांग रहा था। लेकिन उसने अपने वो पैसे वो करने के लिए एक बड़ा अपराध किया, और वो जीना चाहता था समाज में, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिली। तो दोस्तों, जागरूक करना था आपको क्राइम से। आप क्राइम करने से बचें। कोई समस्या है तो कानून का सहारा लें, दूसरे लोगों का, बड़े लोगों का मार्गदर्शन लें, लेकिन क्राइम ना करें, क्योंकि क्राइम आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी को नष्ट कर देती है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे निवेदन है
कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले एपिसोड में फिर एक नई क्राइम कहानी के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।